हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्वाति और मोनिका दोनों देवरानी जेठानी होती हैं, लेकिन दोनों हमेशा अपनी सास वंदना पर हुकूमत चलाती रहती हैं और सास की कोई भी बात नहीं मानती हैं। अरे मेरी प्यारी बहू, आज मुझे ना जलेबियाँ खाने का मन कर रहा है। क्या तुम मुझे बनाकर दे सकती हो? ओह माँ जी, आपने क्या हमें जलेबी बाई समझ रखा है? और नहीं तो क्या। अरे आपने बेटे के पैसे लीजिए और जाकर खाकर आइए बाहर से ही। हम दोनों क्या आपकी नौकरानियां नहीं हैं जो हर बार आपके हुक्म को अपने सर आंखों पर रखें? अरे पर लेकिन बहुओं सुनो तो। दोनों बहुएं अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेती हैं और नाचने लगती हैं। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। तुम दोनों बेशरम औरतों को और आ ही क्या सकता है इस काम के अलावा? न जाने क्या देखकर मेरे दो मूर्ख बेटों ने इन दो मूर्ख कलमुहियों से शादी की। खुद तो दिन भर ऑफिस जाते हैं और रात में आकर रंगरलियां मनाते हैं, और दिन भर इन दोनों को ये नखरे मुझे सहन करने पड़ते हैं। फिर एक दिन जब वंदना की तबीयत खराब हो जाती है तब, हाँ बहुओं, अरे तनिक मुझे गरम हल्दी वाला दूध और दवाइयाँ तो दे दो, और वो गरम कंबल भी ओढ़ दो मेरे ऊपर। सॉरी माँ जी, लेकिन अभी हमारा स्पा सेशन है, एक्स्ट्रा पैसे देकर बुक करवाया है। अगर हम आपकी सेवा में जुट गए तो हम दोनों के पैसे आपके बेटों के पैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए बाय। दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास को उस गंभीर हालत में अकेली छोड़कर चले जाते हैं। वंदना को अपनी दोनों बहुओं के इस व्यवहार का बहुत गुस्सा आता है और वो उसे दिन ठान लेती है। बस अब तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि जब तक इन्हें मैं सबक नहीं सिखाऊंगी इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी और इन्हें मेरी कीमत नहीं समझ आएगी। बस बहुत हुआ मेरा स्नेह, मेरा प्यार बहुत हुआ। अब देखोगी तुम दोनों अपनी सास का नया अवतार। वंदना कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। बहुओं चलो चलो, अपना ये फालतू का जो काम है ना इसे छोड़ो और जल्दी से पूरे घर को साफ करके चमका दो, क्योंकि थोड़े दिनों बाद तीज त्योहार शुरू हो जाएंगे। नहीं माँ जी, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। और मेरा तो पूरा का पूरा बदन ही दर्द हो रहा है। अरे नास पीटियों, ऐसी कौन सी कसरत करने गई थी तुम दोनों जो तुम दोनों के बदन एक साथ दर्द कर रहे हैं? बताओ। हाँ, मैंने कहा ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा कुछ भी, तो आपको हिंदी में बोला हुआ समझ में नहीं आता क्या? और नहीं तो क्या, हाथ धोकर पीछे ही पड़ जाती हैं ये बुढ़िया दो। इडियट नॉनसेंस। अरे ओ डुप्लीकेट अंग्रेजन, तुझे अगर अंग्रेजी गालियां देनी आती है तो मुझे भी देसी गालियां देनी आती हैं। और कसम पैदा करने वाले की, अगर मैंने तुम दोनों को गालियां देना शुरू कर दिया ना तो तुम दोनों के कानों से खून के झरने बहेंगे, समझी तुम दोनों? हाँ हाँ, जाओ जाओ। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया है कि तुम दोनों को मैं अपनी करोड़ों की जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ। ये बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी एकदम से चकित हो जाती हैं। करोड़ों की जायदाद? करोड़ों की जायदाद? क्या बात कर रही हो माँ जी? करोड़ों की जायदाद का हिस्सा हमें कैसे नहीं मिलेगा? माँ जी, आज से आप जो हुक्म करोगी मैं उसका पालन करूंगी, लेकिन मुझे जायदाद से बेदखल मत कीजिए। मैं तो आपकी बड़ी बहू हूँ ना, सबसे ज्यादा हक तो मुझे ही मिलना चाहिए। इस स्वाति को मारिए गोली। और डाइन कहेंगे, तू ही मर जा कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर। माँ जी, मैं आपको सच्चे दिल से वचन देती हूँ कि आज से मैं आपके सारे काम करूंगी, और वो भी बिना किसी नाटक नखरे के। प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, मैं देखूंगी कि कौन जीतेगा इस जंग में, देवरानी या जेठानी। जो जीतेगा उसे ही मिलेगा जायदाद का हिस्सा। दोनों देवरानी जेठानी अपनी कमर कस लेती हैं और वो सास उन पर हुक्म चलाने लगती हैं। चलो स्वाति बहू, मोनिका बहू, आज तुम दोनों मेरे पैरों की मालिश करोगी। स्वाति एक पैर की और मोनिका दूसरे पैर की। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। स्वाति और मोनिका दोनों वंदना के पैरों की मालिश करने लगती हैं।
अरे ओ निकम्मी, ठीक से मालिश कर। फोन चलाने में तो तेरी उंगलियों में बड़ी फुर्ती आती है, अब मेरी मालिश करते समय ऐसा क्यों फुस हो गई वो फुर्ती? हाँ, वंदना ऐसे ही अब रोजाना अपनी दोनों बहुओं से ढेर सारा काम करवाती है और दोनों को 1 मिनट के लिए भी आराम करने नहीं देती। माँ जी, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, इतनी पूड़ियाँ कौन खाने वाला है? इन पूरियों को तल तल कर तो मैं पागल हो जाऊंगी। और इन मसालों को पीस पीस कर देखो तो माँ जी, इस इडियट सिलबट्टे से मसाले पीस पीस कर क्या हाल हो गया है मेरे हाथों का। बस इतने ही से? हाँ, इतने से छाले पड़ गए? अरे छाले तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, ये आजकल के छोई मोई लड़कियों को भी ना जरा सी चोट क्या लग गई तो पूरी की पूरी धरती आसमान सर पर उतार लेती हैं। हाँ, चलो चलो, कोई बहाने नहीं, मंदिर में खाना भिजवाना है, कोई फालतू का काम नहीं कर रही हो तुम दोनों, पुण्य का काम कर रही हो। स्वाति और मोनिका की तो बैटरी पूरी तरह से लो हो चुकी थी, फिर भी वो दोनों काम किए ही जा रही थी और वंदना उनके मजे ले रही थी। काम कर कर के दोनों बहुओं की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि दोनों बिस्तर पकड़ लेती हैं और तभी उनकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं आता सिवाय सास वंदना के, क्योंकि उनके पति बिजनेस ट्रिप पर गए होते हैं। माँ जी प्लीज दवाइयाँ दे दो ना। हाँ माँ जी, वो साधारण सिंपल खिचड़ी भी दे दो ना बनाकर, हालत बहुत खराब हो रही है। ना ना बहू, ना ना ना, मुझे तो किटी पार्टी में जाना है, मेरी सारी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी अभी। इतिहास फिर से दोहराता है, जैसे दोनों बहुओं अपनी सास को बीमार हालत में अकेले छोड़कर चली गई थीं, ठीक वैसे ही वंदना अपनी दोनों बहुओं को बीमार हालत में अकेले छोड़कर चली जाती हैं और तब जाकर दोनों बहुओं की अकल ठिकाने आती है। दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। यार मोनिका, शायद हमारी गलती है, जैसे हम माँ जी को बीमारी में अकेले छोड़कर चले गए थे ना, वैसे ही वो हमें छोड़कर चली गई। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि माँ जी पर क्या क्या बीती होगी जब वो अकेली ही घर का काम करती थी, जब वो अकेली ही रसोई में घंटों खड़े होकर गर्मी में खाना बनाती थी, जब वो भी हमारी तरह बीमार में अकेली पड़ गई थी। उतने में वहाँ पर वंदना आ जाती है। उसके एक हाथ में खिचड़ी की थाल होती है तो दूसरे हाथ में दवाइयाँ। तुम दोनों को क्या लगा कि मैं तुम जैसी हूँ? नहीं, मुझ में दिल है, इंसानियत है। माफ़ कीजिएगा माँ जी, हम दोनों ने बहुत गलत किया, हमें वैसे नहीं करना चाहिए था। अब जाकर हम दोनों को समझ में आया है कि आप पर क्या क्या बीती होगी जब हमारे काम आप किया करती थी। हम समझ गए हैं, हमें अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए माँ जी। आओ मेरे पास आओ। वंदना अपनी दोनों बहुओं को अपने गले से लगाती है। हमें कोई जायदाद का हिस्सा वगैरह नहीं चाहिए माँ जी, हमें तो बस आपका प्यार और स्नेह चाहिए। हाँ माँ जी। हाँ बहुओं, वो तो है, लेकिन एक राज की बात बताऊं, दरअसल वो करोड़ों की जायदाद वाली बात झूठी थी, ताकि तुम दोनों को लालच के जरिए मैं सबक सिखा पाऊं। क्या माँ जी, आप भी ना? इस तरह देवरानी जेठानी अपनी सास संग खुशी खुशी रहने लगती हैं। मालिनी और अक्षरा दोनों देवरानी जेठानी होती हैं। मालिनी के देवर रंजन ने हाल ही में अक्षरा से शादी की होती है। अक्षरा के आने के बाद मालिनी के सास ससुर सुषमा और प्रीतम लाल अक्षरा के ही गुण गाने लगते हैं, जिससे मालिनी को बहुत जलन महसूस होती है। अरे वाह वाह छुटकन बहू, क्या तो स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है, सीख लो बड़की बहू कुछ अपनी नई नवेली देवरानी से। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है तुमसे छोटी होकर भी, और एक तुम हो कि आज तक नमक और चीनी में ऊंच नीच कर रही हो। हैं? माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अक्षरा से ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ, चाहिए तो आजमा लो। अरे ठीक है बड़की बहू, अगर ऐसा ही है तो कल तुम दोनों पिज्जा बनाना, देखते हैं कौन सबसे बढ़िया पिज्जा बनाता है और कौन पीछे रह जाता है। हाँ ठीक है पापा जी। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी पिज्जा बनाती हैं, लेकिन सभी घर वालों को अक्षरा का पिज्जा पसंद आता है। वो सभी उसी की तारीफ करते हैं। बढ़िया, एकदम बढ़िया छुटकन बहू, पिज्जा का स्वाद एकदम अलौकिक है, सच में मजा आ गया आज तो। थैंक यू पापा जी। ये ले छुटकन बहू तेरा शगुन, शादी के बाद ससुराल में पहले हफ्ते में ही तूने हमारा दिल जीत लिया। अब क्या कहूँ माँ,
मेरी चॉइस हमेशा से ही बेस्ट रही है, हैं? हाँ हाँ, समझ गई बिटुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं, अक्षरा सुषमा और प्रीतम लाल का दिल जीतते जा रही थी और मालिनी अपने सास ससुर से दूर। मालिनी को ये सब देखकर बहुत जलन महसूस होती है। तभी वो अपने पति कौशल से अकेले में बात करती है। ओफो मालिनी, तुम भी ना खामखा गुस्से में गरम तवे की तरह तप रही हो। अरे मेरी जान, तुम्हारा पिज्जा भी अक्षरा जैसा ही बना था, ट्रस्ट मी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? मुझे तो तुम्हारे हाथ का पिज्जा खाकर बहुत मजा आया था। झूठी तारीफ मत करो कौशल। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूं मालिनी। जब तुम नई नई आई थी तब भी माँ पापा तुमसे बहुत क्लोज हुए थे। ठीक वैसे ही अक्षरा के साथ भी हो रहा है। माँ पापा उससे थोड़े दिनों तक क्लोज हैं, फिर देखना वो उसे चारा तक नहीं डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कौशल। उस अक्षरा की बच्ची ने चंद दिनों में ही माँ जी और पापा जी के दिल में ना इस तरह जगह बना ली है जिसे अब मैं चाह कर भी मिटा नहीं सकती। खैर चलिए, हमें शिवांश के स्कूल की मीटिंग के लिए देर हो रही है, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। मालिनी और कौशल अपने 9 साल के बेटे शिवांश के पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए उसके स्कूल जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन जब सुषमा और प्रीतम लाल एक रिश्तेदार की शादी को अटेंड करके एक टैक्सी में घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी उस टैक्सी का ब्रेक फेल हो जाता है और वो खाई में गिर जाती है, जिस कारण सुषमा, प्रीतम लाल और उस बेचारे टैक्सी ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। सुषमा और प्रीतम लाल की मृत्यु के बाद अब दोनों जेठानी देवरानी में अनबन शुरू हो जाती है। मैंने तुमसे कहा ना, इस घर का बंटवारा तो अब होकर ही रहेगा। मालिनी दीदी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, इन सब से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ भाभी, अब माँ और पापा के जाने के बाद हम लोग ही एक दूसरे के सहारे हैं। प्लीज जरा दिमाग नहीं, दिल से सोचिए। कौशल भैया, भाभी को समझाइए ना। तू अपनी बीवी को समझा। हम दोनों तुम दोनों की तरह इमोशनल फूल नहीं है। प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा बांटो और इस घर का बंटवारा करो। और हाँ, ऊपर का बरसाती का कमरा जो पापा का था वो हमारा होगा। उसके पेपर्स मैंने ऑलरेडी बनवाए हैं। कौशल और मालिनी दोनों जायदाद का और घर का बंटवारा करते हैं और अब वो लोग एक ही छत के नीचे अलग अलग रहने लगते हैं। अक्षरा अपना ढाबा खोलती है जिसमें वो पिज्जा बेचने लगती है। अक्षरा को कुकिंग का पहले से भी बहुत शौक होता है और अब वो अपने शौक को काम में बदल देती है। वो ढाबे पर तरह तरह का पिज्जा बनाकर बेचती है। तो फाइनली मेरी बीवी का सपना पूरा हो रहा है। यू नो वॉट अक्षरा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हें इस तरह खुश देखकर बहुत खुशी होती है मुझे। अब बस अच्छे से काम करो एंड ऑल द बेस्ट अपने इस नए पिज्जा ढाबे के लिए। हाँ रंजन, थैंक यू सो मच। ये सब तुम्हारे साथ के बिना पूरा नहीं हो पाता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। इसी बात पर तुम्हारे लिए ये तुम्हारा फेवरेट स्पेशल पेपरोनी पिज्जा। वाओ, इसे तो मैं 1 मिनट में सफाचट कर दूंगा। मालिनी ये सब खिड़की से देखती है और उसे बहुत जलन होती है। अच्छा जी, तो ये सब चल रहा है। देवरानी साहिबा ने पिज्जा ढाबा खोल लिया है। लेकिन इस बात की तो मुझे पक्की गारंटी है कि जब तक मेरी बुरी नजर है तब तक इस अक्षरा की बच्ची का कुछ भी सही नहीं होगा। ये कभी सफल नहीं होगी। मालिनी को लगता है कि अक्षरा के ढाबे पर लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगले दिन वो खिड़की से ये दृश्य देखकर हैरान होती है कि अक्षरा के पिज्जा ढाबे के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई है और ग्राहक उसके पिज्जा को खाने के लिए टोकन्स ले रहे हैं। ये देखकर मालिनी के तो तोते उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये चमत्कार कैसे हो गया, और वो भी एक ही दिन में। ये अक्षरा सच में जादुई किस्मत लेकर पैदा हुई है। सभी ग्राहकों को अक्षरा के हाथों के बने पिज्जा बहुत पसंद आते हैं और सभी उसकी जम के तारीफ करते हैं। अरे वाह, एकदम लाजवाब। ऐसा पिज्जा मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया। सच में ऐसा टेस्ट एकदम कमाल का है। अगर इतना अच्छा पिज्जा बनाकर बेचोगे तो हमें इसकी लत लग जाएगी। हाँ वाकई में बहुत ही अमेजिंग पिज्जा है और टेस्ट का तो कोई तोड़ ही नहीं है। माइंड ब्लोइंग। मुझे तो और एक और चीज वाला पिज्जा दे दो। जी ठीक है, अभी देती हूँ। अक्षरा के पिज्जा ढाबा की सफलता देखकर मालिनी को बहुत गुस्सा आता है। उससे अक्षरा और रंजन की खुशियां देखी नहीं जाती। नहीं, ये अक्षरा और देवरजी इतने खुश नहीं रह सकते। मेरे होते हुए तो हरगिज नहीं। कुछ ना कुछ तो करना होगा मालिनी। तू यूं हार मान कर बिल में छुप के नहीं बैठ सकती।
अब तो बस एक ही रास्ता है, इस अक्षरा का ही हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटाने का। उसके बाद ही सब ठीक होगा और मेरे दिल में उसे रोज ना देखकर आग भी नहीं लगेगी। अगले दिन अक्षरा बाजार से पिज्जा ढाबा के लिए लगने वाला थोड़ा सामान खरीदकर ऑटो रिक्शा में बैठकर जा रही होती है। तभी अचानक से ऑटो ड्राइवर ऑटो रोक देता है क्योंकि आगे बहुत भीड़ होती है। तभी अक्षरा ऑटो रिक्शा के बाहर निकलकर उस भीड़ के करीब जाती है और तभी वो शिवांश को रास्ते में देख चौंक जाती है। शिवांश! अक्षरा तुरंत शिवांश को हॉस्पिटल ले जाती है और वहीं घर पर क्रूर मालिनी अक्षरा के खिलाफ साजिश रचती है। वो उसके कमरे में घुसकर पूरे फर्श पर करंट फैला देती है। अब देखना, जब अक्षरा रानी यहाँ पर अपने कमरे में पहला कदम रखेंगी, वही कदम उसकी जिंदगी का आखिरी कदम बन जाएगा। तभी अचानक से मालिनी की पड़ोसन जमुना आकर चिल्लाने लगती है। अरे मालिनी, मालिनी, अरे बाहर तो आ मालिनी! अरे कौन सी आफत आ गई, अब चुड़ैल कहेगी, काहे को इतना तेज बज रही है भोंपू की तरह? कोई मर गया है क्या? अरे मालिनी, तेरा बेटा शिवांश बीच सड़क पर बेहोश पड़ा था। वो तो शुक्र है तेरी देवरानी अक्षरा का, जिसने उसे बचाया और अस्पताल ले गई। क्या? ये तो क्या कह रही है जमुना? मेरा शिवांश, मेरा शिवू। मालिनी देखती है कि शिवांश उसके पास रंजन के साथ आ रहा है। भाभी, शिवांश का ध्यान रखिए। डिहाइड्रेशन के कारण इसे बीच रास्ते में चक्कर आ गई और ये बेहोश हो गया। वो तो अक्षरा इसे सही समय पर हॉस्पिटल ले गई, वरना डॉक्टर तो कह रहे थे कि अगर जरा सी भी देरी होती तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती। रंजन शिवांश को मालिनी के पास छोड़कर चला जाता है और मालिनी की आंखें भर आती हैं। उसने अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अक्षरा के पास भागती है और वो उसके कमरे में जाने से पहले ही वो करंट हटा देती है और उससे माफी मांगती है। माफ कर दो अक्षरा, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन आज तुमने मेरी बुराई को मेरी ममता के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। एक अच्छी चाची बनकर तुमने मेरे बेटे को बचाया। क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं? क्या हम दोनों देवरानी जेठानी एक साथ तुम्हारे पिज्जा ढाबा को चला सकते हैं? हाँ मालिनी दीदी, बिल्कुल। मालिनी और अक्षरा दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं और भावुक होकर रोती हैं। इस तरह उन दोनों के बीच की सारी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। मालिनी सुधर जाती है और दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर ढाबा चलाने लगते हैं और सब लोग अब घर में एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।